चलो आज स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेंगे, इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इस टॉपिक को जल्दी से शेयर कर देना, राइट, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। सो इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस आपने पहले भी शायद पढ़े होंगे, बीएससी में आपने कुछ इंट्रोडक्शन होगा इसका, हल्की फुल्की डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे हमें इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस हमें देखने हैं बेस्ड ऑन वीबीटी एंड सीएफटी। ठीक, और ये एमएससी के एग्जाम में भी बहुत आता है। ठीक, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सो इनर्ट, बेसिकली जब हम इनर्ट कहते हैं तो हमें पता है इनर्ट गैसेस हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। इनर्ट मीन्स जो रिएक्शन, जिनका रिएक्शन हल्का होता है, मेनली या तो रिएक्ट नहीं करते हैं ये इस तरह के कंपाउंड्स या एलिमेंट्स, या रिएक्ट करते हैं लेकिन स्लोली करते हैं। ठीक, लेबाइल का मतलब ऑपोजिट होता है इसका बिल्कुल, दैट मीन्स ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम इनर्ट एंड लेबाइल हम यूज करेंगे इन योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, इनर्ट और लेबाइल रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ेंगे। ठीक, सो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस वो होंगे जिनके लिगैंड्स स्लोली सब्स्टिट्यूट होंगे बाय द अटैकिंग लिगैंड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक वन लिगैंड विल बी रिप्लेस्ड बाय द अदर, राइट। ऑलरेडी जो बॉन्डेड है लिगैंड, जैसे आपका ये है FeH2O होल 6 3+। ठीक है, अगर मैं इसके सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट लिगैंड जो है, वाटर 6 लिगैंड्स हैं इसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये। अगर ये इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं बाय द अटैकिंग लिगैंड, कोई भी से अटैकिंग लिगैंड है इससे, अगर ये इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो है लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर ये इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, राइट, इसको यहां पे हम लिखते हैं इफ नॉट सब्स्टिट्यूटेड easily, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इसमें ये रिएक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ये कोई इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा लेकिन स्लोली होगा, हल्के होगा, दैट मीन्स स्लोली होगा अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो होगा इनर्ट। अब एक बेसिक सी चीज यहाँ पे देखो, जब भी कोई रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ठीक है, बॉन्ड्स आर ब्रोकन। तो जब मैं बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करता हूं, ठीक है, अगर कोई इनर्ट कॉम्प्लेक्स है तो इसके जो बॉन्ड है, जो लिगैंड के बॉन्ड है, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है। लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ये आपको अभी जब मैं वीबीटी से एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तो आपको ये काम में आएगा। ठीक है, दूसरा, अगर कॉम्प्लेक्स लेबाइल है, क्योंकि यहां पे इजीली ये सब्स्टिट्यूट हो जा रहा था, वाटर का एक लिगैंड इजीली आयरन से ब्रेक हो जा रहा था और ये सब्स्टिट्यूट इजीली हो जा रहा था एल लिगैंड से। ठीक है, दैट मीन्स लेबाइल कॉम्प्लेक्स के केस में सेंट्रल मेटल एटम और जो लिगैंड है उसके बीच का बॉन्ड वीक होता है। ठीक है, दैट मीन्स योर Ml बॉन्ड इज वीक। किस केसेस में, अगर कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल है, इनर्ट है, तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब ये हमें वीबीटी से जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये बॉन्ड स्ट्रांग क्यों है। ये बॉन्ड स्ट्रांग इसलिए होता है, मैं आपको यहां बता देता हूं, एज पर वीबीटी यही हमें पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में जो डी ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व होंगे वो इनर शेल के होंगे। ठीक है, ये जो इनर और शेल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये न्यूक्लियस के पास होते हैं। जब न्यूक्लियस के पास होंगे तो इनका जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस से वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग अट्रैक्शन मीन स्ट्रांग बॉन्ड, राइट। तो ये आपको पता लगा ये बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होगा, बिकॉज इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस जो बनेंगे
वो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल आयन होगा ये होगा D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो n-1 d शेल के हैं, राइट, इनर शेल के हैं। इनर शेल मींस क्लोज टू द न्यूक्लियस, क्लोज टू द न्यूक्लियस मींस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ऐसे ही लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में जिसमें ml बॉन्ड आपका वीक है, राइट, अब ml बॉन्ड आपका वीक है अगर, राइट, अगर आपका ml बॉन्ड वीक है तो उसका क्या मतलब है, यहां पे भी हम यही देखेंगे। यहां पे जो सेंट्रल मेटल आयन है आपका, ये जो सेंट्रल मेटल आयन है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है आपकी यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी आपकी sp3d2। यहां पे जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो आउटर शेल का है, इनर शेल का नहीं है। आउटर शेल का मतलब न्यूक्लियस से दूर, न्यूक्लियस से दूर मतलब लेस अट्रैक्शन। ये हाई एनर्जी इसकी ऑलरेडी है d ऑर्बिटल की, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है, राइट। हमें पता है एटम से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना इजी होता है, ठीक है। तो ये जो d ऑर्बिटल है ये आउटर ऑर्बिटल का है, इनर ऑर्बिटल का नहीं है यहाँ की तरह। आउटर ऑर्बिटल मींस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मींस वीक बॉन्ड, राइट। इसीलिए जो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होंगे बेस्ड ऑन VBT वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उनमें आउटर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। हाइब्रिडाइजेशन जो हो रही है यहाँ पे ये आउटर d ऑर्बिटल को यूज कर रही है, राइट, जो न्यूक्लियस से दूर है, इसीलिए बॉन्ड वीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन थी, ये जरूरी थी बतानी। अब देखो इसमें कुछ तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने डिफाइन कर दिए। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय सर टॉबे, साइंटिस्ट नेम सर टॉबे। ही एक्सप्लेन्ड इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाएगा वो लेबाइल होंगे, जिनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगा या नहीं होगा वो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो इनर्ट एंड लेबाइल टर्म्स जो हैं, इनर्ट एंड लेबाइल टर्म्स जो हैं, दीज आर प्योरली काइनेटिक टर्म्स। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, दीज आर प्योरली काइनेटिक, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। सिंस वी आर टॉकिंग in terms of rate of reaction, ROR, rate of reactions, right, of substitution reactions, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर रिएक्शन स्लो है तो ये है इनर्ट कॉम्प्लेक्स, अगर रिएक्शन फास्ट है तो ये है आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक। स्लो मतलब अगर ये देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है इन लेस देन 1 मिनट तो हम कहते हैं कि रिएक्शन फास्ट है। अगर रिएक्शन 1 मिनट से ज्यादा लेता है 25 डिग्री सेल्सियस, इफ रिएक्शन टेक्स मोर देन 1 मिनट, यहां आप लिख लेना ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स, स्लो है रिएक्शन, ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से इनर्ट एंड लेबाइल, ये 1 मिनट वाला एक्सप्लेनेशन यू हैव टू गिव, राइट। चलो अब देखो एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है, राइट, व्हाट डू यू मीन, हम देखो कहते हैं व्हाट डू यू मीन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से टेट्रासाइनोनिक्लेट इज, हम कहते हैं दैट दिस इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बट काइनेटिकली लेबाइल। इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
वाई या व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। इसका मतलब ये है इट इज काइनेटिकली लेबाइल, दैट मीन्स इसका जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा दैट विल बी अ वेरी फास्ट रिएक्शन, इट विल टेक लेस देन अ मिनट टू कंप्लीट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेट्रासाइनोनिकलेट का रिएक्शन करते हैं, अगर मैं दूसरा आइसोटोप ले लेता हूं यहाँ पे कार्बन का, ठीक है, जैसे 14CN ये ले लेते हैं अगर हम, राइट, एक्वेक्स मीडिया में ये रिएक्शन अगर हम करते हैं एक्वेक्स मीडिया में, तो ये रिएक्शन होगा यहाँ पे, ये रिएक्शन होगा, ठीक है। ये रिएक्शन जो होगा बहुत फास्ट रिएक्शन होगा और ये रिप्लेस किसको कर रहा है, ऑलरेडी प्रेजेंट लिगैंड को, राइट। ये दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, सो दैट इज व्हाई इट इज काइनेटिकली लेबाइल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरीके का, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से हेक्सामीन कोबाल्ट, ये सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज this is thermodynamically unstable, but kinetically inert। देखो जब ये हम काइनेटिकली इनर्ट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स रिएक्शन विल बी स्लो और वेरी स्लो और विल नॉट टेक प्लेस, एंड दिस थिंग अप्लाइज, इट विल टेक मोर देन अ मिनट to complete the reaction or reaction will not take place। देखो अगर हम इसको this is kinetically inert, that means substitution of ammonia by other ligands is very slow, right। अमोनिया अगर मान लो हम इसको एक्वेक्स मीडिया में ले जाते हैं तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद भी नो रिएक्शन, that means ammonia ligands will not be replaced by neutral water molecules, ठीक है। रिएक्शन स्लो होगा या नहीं होगा, सो दैट इज व्हाई हम कहते हैं दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज काइनेटिकली इनर्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन वीबीटी, फिर उसके बाद हम देखेंगे सीएफटी, ठीक है। देखो मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझा दी थी, ठीक, सो लेट्स जस्ट रब दिस क्विकली। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने बीएससी वाले जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे वहाँ पे हमने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन देखा था यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट। किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है इनर डी ऑर्बिटल आउटर डी ऑर्बिटल की, राइट, वो सब हमें आना चाहिए। और जब हम सीएफटी की बात करते हैं तो हमें एक और दूसरा तरीका होता है बॉन्ड्स के टर्म्स में, अगर मैं नहीं एक्सप्लेन करूं तो अगर हम केमिकल काइनेटिक्स को याद करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी वाली चीज होती थी। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन की उतना इजीली रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स की बात करूं सीएफटी के टर्म्स में तो वो उसकी उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की कम होगी। लेबाइल के केस में अगर इनर्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, राइट। क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। वीबीटी में हम हेक्साक्वो आयरन का एक कॉम्प्लेक्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कॉम्प्लेक्सेस कितने तरह के होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस देखो या तो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा इस तरह का या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आपकी ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी, आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, बॉन्ड आपका वीक होगा, राइट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाएगा लेस देन अ मिनट। इनर अगर आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये वाला इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
बॉन्ड स्ट्रांग होगा इस सेंट्रल मेटल एटम का विद द लिगेंड्स, बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो रिएक्शन, तो बॉन्ड को ब्रेक होने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो रिएक्शन स्लो होगा, रिएक्शन स्लो होगा तो कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट होगा। ठीक है, यही आपकी वीबीटी थ्योरी आपकी इसी पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा मैंने आपको काफी समझा भी दिया था अभी। ठीक है, सो बेसिकली जो आपके आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इनर्ट भी हो सकते हैं और लेबाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक, चलो सबसे पहले हम जल्दी से देखते हैं वीबीटी। देखो जो आपके शब्द यहाँ पे करते हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्सेस आपके कैसे कौन कौन से होते हैं? आउटर ऑर्बिटल और एक होते हैं इनर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल में ये वाला केस होगा sp3d2 और आपके जो बॉन्ड होंगे वीक होंगे। ठीक, इनर ऑर्बिटल में जब बॉन्ड वीक होगा आपका तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो सकता है? लेबाइल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा। इनर ऑर्बिटल के केस में ये आपकी वीबीटी है, हमने तो शुरू करी है अभी। इनर ऑर्बिटल में n-1 d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी ऑक्टाहेड्रल के केस में, और sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी टेट्राहेड्रल के केस में। यहाँ पे इनर ऑर्बिटल है क्लोज टू द न्यूक्लियस, राइट? इनर ऑर्बिटल है आपका, इनर ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड आपका स्ट्रांग होगा। तो आपका जो ये वाला बॉन्ड होगा मेटल और लीगैंड के बीच में, अगर ये आपका मेटल है, ये मान लो आपके लीगैंड है, ऑक्टाहेड्रल ऐसे होता है, तो ये सारे बॉन्ड जो होंगे ये सारे स्ट्रांग बॉन्ड होंगे अगर ये वाला केस है, राइट? अगर ये सेंट्रल मेटल आयन आपका n-1 dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है तो ये सारे बॉन्ड क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। ठीक, ml बॉन्ड इज स्ट्रांग। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका? इनर्ट। ठीक, अब देखो एक चीज हमने पढ़ी थी इससे पहले वाले रिएक्शन, इससे पहले वाले टॉपिक में, रिएक्शन मैकेनिज्म्स जो हमने पढ़े थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। देखो उसमें क्या होता था, या तो SN1 डिसोसिएटिव रिएक्शन होता था या आपका SN2 एसोसिएटिव रिएक्शन होता था। उसमें जो हमने आपके इंटरमीडिएट्स पढ़े थे वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो देखो जब भी आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स ये बॉन्ड वीक है, राइट? तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, राइट, तो जो अटैकिंग लीगैंड है वो बाद में, वो पहले अटैक करेगा और जो आपका लीविंग लीगैंड है वो पहले डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ये बॉन्ड भी वीक है। ठीक है, और आपका आपका जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है इट विल प्रोसीड वाया SN1 डिसोसिएटिव रिएक्शन। ठीक है, देख लो यहाँ पे, देखो Ml, अगर मान लो ये कोई Ml6 है, ठीक है, अगर यहाँ पे L1 कोई दूसरा लीगैंड है, ठीक, अगर ये SN1 डिसोसिएटिव रिएक्शन फॉलो कर रहा है तो पहले क्या होगा, आपका ये वाला जो
सबस्ट्रेट है, जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें से जो लीविंग लिगैंड है, ये लीविंग लिगैंड, ये वाला लीविंग लिगैंड होगा और ये अटैकिंग लिगैंड होगा। ये लीविंग लिगैंड पहले ही आपका क्या हो जाएगा, Ml5 बना देगा। जब ये Ml5 बनेगा, ये अभी क्या है, लीविंग लिगैंड यहां से निकल गया, -L ये बना। अब ये इंटरमीडिएट है। जब भी SN1 मैकेनिज्म, SN1 डिसोसिएशन होता था, पहले वाला देख लेना टॉपिक लेक्चर, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता था, सॉरी ये इंटरमीडिएट बनता था, कॉम्प्लेक्स में से लिविंग लिगैंड निकला, ये इंटरमीडिएट बना, राइट। मिनिमम बॉन्ड मूवमेंट किस में होती थी, sp इंटरमीडिएट में, स्क्वायर प्लानर इंटरमीडिएट में, राइट। स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट, sp इंटरमीडिएट जो हमारा बनता था, ये ज्यादा स्टेबल होता था, इजीली बन जाता था, ठीक है। और दूसरा होता था हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट। इस केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट में 2 बॉन्ड्स मूव होते थे, राइट। 2 बॉन्ड्स मूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो इजीली नहीं बनता जब तक कि कोई एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड नहीं बन रहा हो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो आपका जब SN1 जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होंगे, दे विल प्रोसीड वाया SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, राइट। दे विल प्रोसीड वाया SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इसमें से इसके बॉन्ड्स वीक होते हैं, तो इजीली एक लिगैंड निकल जाएगा और आपका ये sp इंटरमीडिएट बन जाएगा, राइट। sp इंटरमीडिएट बन जाएगा। और sp इंटरमीडिएट किस में बनता है आपका, SN1 डिसोसिएटिव रिएक्शंस में। तो योर लेबाइल complexes will undergo SN1 dissociative reaction, substitution reactions। वहीं अगर मैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, अगर मान लो ये Ml6 कोई इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो देखो ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, तो ये कैसे होता था, देखो मैं यहां पे लिख के बताता हूं। ये सेंट्रल मेटल आयन है L, ऐसे करके होता था। अब देखो इस पे जो अटैकिंग लिगैंड है L1 है से ये अटैक करेगा, ठीक है। पहले ये अटैकिंग लिगैंड इस पे अटैक करेगा, और ये जो लीविंग से ये वाला, ये लीविंग लिगैंड है, ये बाद में लीव करेगा। यहाँ पे ये लीविंग लिगैंड पहले ही लीव कर गया था, राइट। ये वाला देखो पहले ही लीव कर गया था और sp इंटरमीडिएट बन गया था। अब अगर मान लेते हैं इसके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हैं, ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, तो इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो अटैकिंग लिगैंड पहले इस पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा इस पे, तो 7 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। 7 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कौन सा होता था, ये SN2 मैकेनिज्म है। 7 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कौन सा होता था, 7 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो बनता था, सेवन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आपका होता था, 2 होते थे। एक होता था ऑक्टाहेड्रल वेज, जिसमें मिनिमम बॉन्ड मूवमेंट थी, पहले वाला टॉपिक देख लेना जिसको नहीं पता है, ठीक है। और दूसरा होता था आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जिसमें एटलीस्ट 4 बॉन्ड्स मूव होती थी। ज्यादा बॉन्ड मूवमेंट्स का मतलब है ज्यादा एनर्जी देना। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल विल फॉर्म विद डिफिकल्टी, जब तक कि उसमें कोई एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड ना हो जो उसको स्टेबलाइज कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑक्टाहेड्रल वेज, OW से हम इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वेज, ठीक है। तो योर इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस will proceed via SN2 associative mechanism, ठीक। और ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे देना इंटरमीडिएट्स की, यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक। अब देखो हमने यहां पे कहा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमेशा ही इनर्ट होगा, राइट। लेकिन कुछ केसेस हम यहाँ पे
बात करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि वीबीटी थ्योरी कुछ चीज़ें सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जैसे D8 कॉम्प्लेक्सेस एज पर वीबीटी थ्योरी लेबाइल होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि वो इनर्ट हैं, राइट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन किसने दी? इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन इजीली CFT ने दी, राइट। इसीलिए वीबीटी थ्योरी के कुछ फेलियर CFT ने एक्सप्लेन करे थे, ठीक है। तो हम पहले यहां पे आ जाते हैं, ठीक। देखो कुछ डी और कुछ इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं। देखो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में भी होता क्या है बेसिकली, यहां पे देखो जब ये अटैकिंग लिगैंड आता है तो अपना ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में ही तो डालेगा, है ना, अपना इलेक्ट्रॉन। अब अपना इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में डालने के लिए अगर इस सेंट्रल मेटल आयन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो ये इस पे इजीली अटैक करके 7 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना देगा और ये आपका एसोसिएटिव रिएक्शन इजीली हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये 7 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म विद डिफिकल्टी, ठीक है। ठीक है, सो जैसे आपका D1, D2, D3 कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, राइट। और ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल कहां से आता है? अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो आप देखोगे वहां पे कि 2 डी ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा और 3 ऑर्बिटल बचे हैं। अगर ये 3 ऑर्बिटल, तभी मैंने यहाँ पे D1, D2, D3 लिखा है, अगर इन 3 डी ऑर्बिटल्स में कोई भी एक डी ऑर्बिटल एम्प्टी है तो वो इस लिगैंड का इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकेगा, तो ये इजीली इसको अटैक कर देगा, राइट। और इजीली ये रिएक्शन इजीली हो जाएगा, तो उस तरह के कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल होंगे, ठीक। जैसे देखो D0 की अगर हम बात करें, नॉट D3, D0, D1, D2। देखो D0 कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? 1 2 3 4 5, ये हो गया आपके n-1 इनर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की, तो n-1 डी ऑर्बिटल, ns, np 1 2 3, ठीक है, 3। अब देखो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये सारे ऑर्बिटल्स तो आपके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर D0 है तो ये तीनों एम्प्टी होंगे, ठीक। जब तीनों एम्प्टी होंगे तो ये आपका अटैकिंग लिगेंड इजीली इन किसी भी 3 डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इट विल गो अहेड एंड रिएक्ट, ठीक। ऐसे ही अब देखो इनमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि ये सब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, ठीक। अब D1 मतलब D1 मीन्स आपके पास डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे तो तीनों ही एम्प्टी थे D0। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और ये ठीक। अब देखो ये 2 डी ऑर्बिटल्स तो यूज हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ये ns है, ये np है, टू फॉर्म D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, n-1 D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब D1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन है इसमें डी ऑर्बिटल में, विच इज लेफ्ट आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये जो अटैकिंग लिगेंड है इस पे अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, राइट। तो आपका जो SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म है ये क्या हो जाएगा? इजीली। तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? यहाँ पे इजी रिएक्शन हो रहा है इसमें, लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा। ऑन द अदर हैंड अगर इन डी ऑर्बिटल्स में ये तीनों की तीनों डी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, तीनों की तीनों डी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपके D3, D5, D6 इस तरह के कॉम्प्लेक्स हैं अगर,
दैट मीन्स इसमें तीनों में इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर तीनों के पास तीनों ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इसके पास इन तीनों d ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है या पूरी तरीके से फिल्ड है, एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है, अगर हमारे पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होना चाहिए था फॉर दिस टू टेक प्लेस, फॉर कॉम्प्लेक्स टू बी लेबाइल। लेकिन यहाँ पे अगर D3, D5, D6 कॉम्प्लेक्स हैं, दैट मीन्स इन d ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है मिनिमम। तो ये जो अटैकिंग लिगैंड है ये क्योंकि हमें देखो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, कोई भी छोटे से छोटा रिएक्शन लो, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे तो कोई d ऑर्बिटल एम्प्टी है नहीं, जब d ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होगा तो रिएक्शन डिफिकल्टी से होगा। तो SN2 मैकेनिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस के केस में D3, D5, D6 के केस में विल टेक प्लेस विद डिफिकल्टी। तो कॉम्प्लेक्सेस SN2 मैकेनिज्म विल टेक प्लेस विद डिफिकल्टी। यहां पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपकी हो गई आपकी VBT एक्सप्लेनेशन। ठीक है, VBT एक्सप्लेनेशन। अब VBT ने ये सब एक्सप्लेन किया, मतलब बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस इसकी ठीक भी रही, लेकिन फिर भी देयर इज अ फेलियर ऑफ VBT। द रीजन बीइंग, इसने जो D8 कॉम्प्लेक्सेस थे, मतलब वो कॉम्प्लेक्सेस जिनकी d ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एज पर VBT D8 कॉम्प्लेक्सेस वर यूजिंग ND ऑर्बिटल। ठीक है, ये वाला, ये जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल मेटल आयन के। ठीक है, कौन से कॉम्प्लेक्सेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम निकल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, निकल 2 इन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। निकल 2 के कॉम्प्लेक्सेस केस में, निकल 2 के जो D8 ऑर्बिट कॉम्प्लेक्सेस हैं वो यूज कर रहे हैं ND ऑर्बिटल। तो एज पर ND ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, तो दिस शुड बी लेबाइल, राइट। बट एक्सपेरिमेंटली Ni2 D8 complexes were found inert, राइट। अब इसे VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सो व्हाट केम इनटू पिक्चर इज योर CFT। ठीक, अब हम CFT देखते हैं। यहाँ पे तो हमने जब केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे, हमने बॉन्ड्स और ऑर्बिटल्स की बात करी। अब केमिकल काइनेटिक्स में आपने एक और चीज पढ़ी है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हम CFT में एक्टिवेशन एनर्जी बात करेंगे, और थोड़ा सा आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपको पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलो आई विल जस्ट रब दिस। फेलियर ऑफ VBT लीड टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यहाँ पे D8 कॉम्प्लेक्सेस को CFT थ्योरी प्रेडिक्ट करती है टू बी इनर्ट, जो वह एक्सपेरिमेंटली है। ठीक, तो ये कैसे होता है, बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, देखो यहाँ पे भी हम वही चीज यूज करेंगे भाई कि SN1 रिएक्शन है, वो बेसिक लेक्चर था, इसीलिए मैंने पहले कहा था वो वाला आपको अच्छे से आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो उनमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं। देखो उसमें भी अब यही है कि इंटरमीडिएट जब बनेगा, रिएक्शन कैसे होता है, पहले जो आपका सबस्ट्रेट है वो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। अब इंटरमीडिएट इजीली कब बन जाएगा, वो जो हम्प हम देखते थे एक्टिवेशन एनर्जी में केमिकल काइनेटिक्स में, वो हम्प जितना छोटा होगा, राइट, लो होगा हाइट में, तो उतना ही लेस एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, तो उतना ही इजीली रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंटरमीडिएट की, राइट, दोनों में जो डिफरेंस है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स और उसके इंटरमीडिएट में, ठीक है, वो जितना कम है या जीरो है, तो उतना ही इजीली रिएक्शन हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपकी
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है या नेगेटिव है, राइट, दैट मीन्स इंटरमीडिएट बनने में बहुत लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स रिएक्शन इजीली हो जाएगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। और अगर आपकी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव आती है, राइट, तो आपका कॉम्प्लेक्स जो होगा वो इनर्ट होगा, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट बनने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, इनर्ट का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा, बट यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ हायर एनर्जी। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेटा CFT का अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा आपको बुक में से डेटा देख लेना, D1 D2 कॉम्प्लेक्स किसकी क्या स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ये थोड़ा आपको नोट्स बना लेना और ये आपके पास होना चाहिए डेटा एग्जाम में लिखने के लिए। देखो CFT में आपका एक कॉन्सेप्ट आता है। देखो एक ये चीज आपने पढ़ी थी इस तरीके से, ये आपकी होती थी, ये एनर्जी होती थी रिएक्टेंट की, ठीक है, ये एनर्जी होती थी इंटरमीडिएट की या इंटरमीडिएट की, ठीक है, और ये एनर्जी होती थी प्रोडक्ट की, लेस एनर्जी होती है प्रोडक्ट की, ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट। तो देखो अगर ये वाली एनर्जी जितनी कम होती थी उतना इजीली ये रिएक्टेंट इस हम्प को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना लेता था, ठीक है, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये होता है डिफरेंस इन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ने इसमें जब इस पे जब इसने अटैक किया, ठीक है, या जो दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, जब Ml6 ये कॉम्प्लेक्स है, एक लिगैंड लूज हुआ, Ml5 ये इंटरमीडिएट बन गया, राइट, तो या तो ये होगा या ये रिएक्शन होगा। अब देखो ये जब भी हम इस तरीके के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का, ठीक है, जिसमें क्या होता था, आपके जो d ऑर्बिटल होते थे वो ऐसे होते थे, d ऑर्बिटल ऐसे स्प्लिट हो जाते थे, ठीक, d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। तो जितने इलेक्ट्रॉन अगर नीचे वाले में जा रहे हैं ऑर्बिटल में तो उतना ये कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज हो जाएगा, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसकी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। ये आपको आप पढ़ लेना अलग से, CFT में आता है, ये हम करेंगे ये अलग लेक्चर में, बट आई थिंक ये आपको पता होगा बिकॉज ये 12th में भी था और BSc में भी था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, राइट। नीचे वाले ऑर्बिटल लेस एनर्जी के हैं, इसमें अगर है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे ये डिस्टेबलाइज करते हैं सिस्टम को। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स से ये बनने में हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, तो देखो इस कॉम्प्लेक्स की कुछ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट की भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, डिफरेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें एक लिगेंड कम है, ठीक है, इंटरमीडिएट की और यह है कॉम्प्लेक्स की। अब इन दोनों की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का, स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है 12th वाला वो इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस इन दिस इज व्हाट, दिस इज डिफरेंस इन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट SN2 के केस में ये होगा, SN1 के केस में स्क्वायर पिरामिड SP इंटरमीडिएट जो बनता था, राइट, पिरामिडल। तो देखो अब देखो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया, दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये इंटरमीडिएट बन रहा है, राइट। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट माइनस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ
कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब देखो अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी CF क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी अगर जीरो है या नेगेटिव है तो आपका कॉम्प्लेक्स है लेबाइल, राइट। अगर क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव है तो आपका कॉम्प्लेक्स है इनर्ट। पॉजिटिव है मतलब ये ज्यादा एनर्जी है, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट है, यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स है। पॉजिटिव है एक्टिवेशन एनर्जी, दैट मीन्स ये ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको, तो कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा, 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगा। अगर क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है मतलब लगभग बराबर ही है इसके, तो इजीली ये हम अटेंड करके प्रोडक्ट बना देगा, ये हमको क्रॉस करके प्रोडक्ट बना देगा, राइट। तो उस केस में अगर क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है या नेगेटिव है तो इजीली रिएक्शन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल होगा। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब देखो D8 कॉम्प्लेक्स का ध्यान में रखना क्योंकि इसका फेलियर था यहाँ पे VBT का। अब ये कैसे उसको बताता है कि एक्चुअल में ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। ठीक, देखो वीक फील्ड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस D0, D1, D2, D3, D8। ठीक है, अब देखो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे हम लेंगे, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे इंटरमीडिएट की जस्ट D0, D1, D2, D3, D8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स की, क्रिस्टल फील्ड यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये तो जीरो होगी अगर, ठीक है, D0 के केस में तो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, ये क्या होगा कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल। D1 वीक फील्ड लिगैंड D1 के केस में, राइट। यहां पे हम ये जो बात कर रहे हैं ये SN1 रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, SN1 रिएक्शंस की। ठीक है, याद रखना, जहां पे आपका sp इंटरमीडिएट बनता है या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, देखो D1 के केस में अगर आपका SN1 रिएक्शन हो रहा है तो D1 के केस में -4.57, इंटरमीडिएट की -10। ठीक, तो ये क्या आएगी -0.57 एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। नेगेटिव है एक्टिवेशन एनर्जी, दैट मीन्स आपका ये क्या है लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं D3 को देखते हैं। ठीक है, D3 को देखेंगे अगर हम तो -12 कॉम्प्लेक्स की है, -10 स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमने देखा इंटरमीडिएट की है इसकी, तो टोटल कितना हो गया +2 एक्टिवेशन एनर्जी। +2 का मतलब ये क्या है इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ऐसे हम D8 का देखेंगे, अगर D8 के केस में भी जब हमने SN1 रिएक्शन देखा तो कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी -12 थी, इंटरमीडिएट की जो यहाँ पे बना ये -10 है, तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी +2। दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया आपका इनर्ट, राइट। सो दिस इज हाउ योर क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी explained how your D8 complexes which were found experimentally to be inert are inert, right. So this is based on crystal field theory that your D8 complexes of nickel 2 are, ये जो थे nickel 2 are inert, right.
राइट। सो इसी तरह से अगर आप D3 देखोगे, D4 देखोगे, D5, D8, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट हैं क्योंकि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। ऐसी अगर हम क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी SN2 रिएक्शंस की भी देख सकते हैं, राइट। SN2 रिएक्शंस के केस में आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वेज। पेंटागोनल पाई पिरामिडल बनने के लिए 4 बॉन्ड्स का मूवमेंट चाहिए होता है, तो वो इजीली नहीं बनता है, ठीक है। तो उसमें भी हम ऐसी D0, D8, D1 कॉम्प्लेक्स करेंगे, ठीक है। और जिनमें SN2 रिएक्शन हो रहा है, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, उनकी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की आप बुक में देख सकते हैं, आपके पास बुक्स में टेबल बने हैं, ठीक है। आपको आपकी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स की लेंगे, इंटरमीडिएट की लेंगे, फिर हम एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे। जहां जहां पॉजिटिव आएगी दैट मीन्स वो इनर्ट है, और जहां जहां नेगेटिव आएगी या जीरो आएगी दैट मीन्स वो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये एग्जाम में अक्सर आता है, ये अच्छे से कर लेना, ठीक, ध्यान से देख के सब कुछ। थैंक्स।